हार्मोनिक मीन का एक बार फार्मूला दोबारा चेक कर लो। शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी इसमें। हार्मोनिक मीन का फार्मूला एन। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाई वन अपॉन फर्स्ट आइटम, वन अपॉन सेकंड आइटम, डॉट 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 वन अपॉन एक्स एन आइटम। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, आप इससे निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है। चलो, तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा इस तरह से निकाल सकते हैं: मीन, मीडियन, मोड। मीन का मतलब है कोई एक एवरेज वैल्यू निकालना। एवरेज वैल्यू निकालने के तीन तरीके बताए गए थे: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमें तब यूज करना चाहिए जब जिस ग्रुप का मीन निकाल रहे हो उसकी सारी वैल्यू सेम रेंज में लाई करती हैं। वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमें तब निकालना चाहिए जब वैल्यूज आपकी अलग अलग रेंज में है। और हार्मोनिक मीन आपको तब निकालना चाहिए जब वैल्यूज आपकी परसेंटेज या रेशो या रेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट के निकालने हैं, अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे। और अगर एवरेज रेटिंग मूवी वाली या प्रोडक्ट परचेज करना है उसकी एवरेज रेटिंग पता करनी है तो ज्योमेट्रिक मीन से निकालेंगे। हार्मोनिक मीन से एवरेज स्पीड, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो, अब जो हमारा मीन वाली पिक्चर है, कई बार इससे हमें एक क्लैरिटी नहीं मिलती। जैसे इमेजिन करो मेरे पास सिनेरियो है, कोई भी एक मैंने लिस्ट अज्यूम करी। अब इस लिस्ट में कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरीज हैं, मान लो किसी की 5,000 है, किसी की 4,000 है, किसी की 6,000 है, किसी की 5,500 है, किसी की 4,500 है। अब कोई एक एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 है। अब अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जब सिर्फ ये कहा जाए कि मीन निकालिए, ये ना बताया जाए कि कौन सा वाला निकालिए, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक, तो बाय डिफॉल्ट वो अर्थमेटिक वाला ही माना जाएगा। तो मान लीजिए मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला यहाँ से इस लिस्ट का। अब ये जो पिक्चर आई है ये 12,500 आई है। अब अगर मैं इसको 50 की जगह 80,000 कर दूं तो 70,500 आ गई। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम ये कहें कि हर एम्प्लॉय लगभग 70,000 एवरेज सैलरी ले रहा है तो बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है ये। क्योंकि सिर्फ एक ही है जो 80,000 ले रहा है, बाकी सब तो बहुत 4-5 हजार की रेंज में ले रहे हैं। तो 70,000 उन सबको सही से रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहा है, ये पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है आपके लिए। अगर मैं इसको लार्ज स्केल पर देखूं कि इमेजिन करो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब इन सब की कुछ ना कुछ सैलरीज रही होंगी, है ना। अब मुझसे कहा गया इन सब की सैलरी का जो मेन सैलरी है, मान लो वो 30,000 है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा लग सकता है कि 30,000 तो एक अच्छा फिगर है और सबकी सैलरी 30,000 एवरेज पड़ रही तो ठीक ठाक है सब। बट यहाँ पर आप अब ये सोच सकते होंगे कि क्या पॉसिबिलिटी होगी कि 100 में से हमारे 90 एम्प्लॉय की सैलरी 8,000, 10,000 की रेंज में, 12,000 की रेंज में हो, और 8-10 एम्प्लॉय ऐसे हो जिनकी सैलरी 4 लाख, 5 लाख हो, और एवरेज आपका
30,000 आ गया होगा। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है ये बात। तो अब यहाँ पे एवरेज से शायद हमारा काम नहीं चलेगा, हमें एवरेज के साथ कुछ और भी चाहिए हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मुझसे कह दे कि यहाँ पर इस डेटा का एक और है जिसका नाम है मीडियन। अगर आपसे कह दिया गया कि जो मीडियन है वो मान लो इसका 35,000 है, एग्जाम्पल के तौर पर, कि मीडियन इसका 35,000 है। मीडियन के आ जाने से आपने एक बात कंफर्म कर ली, वो ये कि ओवरऑल डेटा का 50% मीडियन से कम है और 50% मीडियम से ज्यादा है। डेट मीन्स अगर आप 100 एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं तो आपके पास पहली पिक्चर है कि मीन सैलरी 30,000 है, जिसमें आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल सैलरी क्या एवरेज रही होगी। किसी की बहुत ज्यादा है, बाकियों की बहुत कम है, तो एवरेज 30 आ गया होगा। मीडियन 35,000 कहने का मतलब यह है कि 50 एम्प्लॉयज ऐसे जरूर हैं जिनकी सैलरी 35,000 या उससे ज्यादा है। अब 50 एम्प्लॉय ऐसे जरूर होंगे जिनकी सैलरी 35,000 से कम होगी। अब इसका मतलब आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि अगर मुझे मीडियन बताई जाए रादर देन मीन, तो मीडियन में मैं ये कंफर्म कर लेता हूं कि हाफ ऑफ डेटा इस वैल्यू से अबव जा रहा है, हाफ डेटा इस वैल्यू से बिलो जा रहा है। तो ये कई मामले में हमारे लिए सही पिक्चर हो सकती है। तो अब आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज मीडियन। मीडियन कैसे निकाला जाता है ना। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा को हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। पहले असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो, लोग जनरली असेंडिंग में सॉर्ट करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो डेटा को हमने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट कर लेना है। ठीक, तो एक छोटा डेटा ले लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि हमारा कैसे मीडियन निकाला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये तो डेटा मैंने बड़ा ले लिया, खुद से कैलकुलेट करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मान लो यहाँ पर मैंने 10, 5, 2, 4, 9, 7 ऐसे करके ले लिया। और चलो एक और ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो 11। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जिस लिस्ट का मीडियन निकालना है उसको सॉर्ट करो। तो पाइथन में सॉर्टेड फंक्शन से इस काम को किया जा सकता है। सॉर्ट हो गया हमारा। अब ये चेक करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है या ऑड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर ऑड है। तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 7 का 3 एक तरफ छोड़ दो, 3 एक तरफ छोड़ दो। अब बीच में जो वैल्यू बची इसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन कहेंगे। और अगर सर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे ऑड ना होकर इवन होते, तो मान लो 8 होते, तो अब इधर 3 छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, बीच में जो दो बचे उनका एवरेज ले लेंगे, फिर वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन हमारा कहलाएगा। तो इस तरह से इस वाली लिस्ट का जो मीडियन आएगा वो 7 आना चाहिए। अब अगर हम इसी चीज को स्टैट्स का जो फंक्शन है मीडियन इससे निकालेंगे, तो आप इस लिस्ट को पास करें, ये आ गया आपका 7। चलो अब एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं मीडियन के साथ। अगर मैं इस लिस्ट में जिसका मीडियन 7 आया है इसका मीन निकालूं तो 6.8 आया। अगर जहां पर मैंने एलिमेंट 11 लिखा है इसकी जगह
अगर मैं एलिमेंट को 91 कर दूं, तो 91 करने पर ये बताना जरा, मीडियन चेंज होगा या नहीं? उधर बैठ जाओ, एक खाली वहां पर। तो जिस जगह में जो एलिमेंट चेंज करा है, अगर मैं इसका मीडियन फिर से निकालूं, तो क्या मीडियन 7 से बढ़कर कुछ और हो जाएगा? हमने कहा साइज होना नहीं चाहिए, क्योंकि तो मिड वैल्यू है। ठीक है, 7 ही आया। अच्छा, मीन, मीन तो चेंज हो शायद होगा, काफी बदल गया, है ना? चलो, तो मीन हमारा सेंसिटिव होता है अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी है, कोई वैल्यू बहुत छोटी है। तो मीडियन इतना सेंसिटिव नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। मैंने क्या करा, यहाँ पे पाइथन के अंदर आपने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा ही होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट में रैंडमली कुछ वैल्यूज मैं लेकर आ रहा हूँ। मान लीजिए 50। इस कोड का जो मतलब है वो ये, कि जो आपकी लिस्ट है li, इस लिस्ट में मैं 50 वैल्यू अपेंड करूंगा। वो 50 वैल्यू क्या होंगी? रैंडमली 1 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकती हैं। 50 वैल्यू, हर वैल्यू 1 से 100 की रेंज में आएगी। क्या होगी मुझे भी नहीं पता क्या होगी, ठीक है? मेरे लैपटॉप में अलग आएगी, आपके में अलग आएगी, क्योंकि रैंडम मॉड्यूल है, सबका अपना अपना आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट और अच्छा होगा। अब इस लिस्ट के बारे में मैं क्या कंक्लूड करूंगा, उसको देखते हैं। गुड, आ जाओ। मैंने लिखा है यहाँ पर, स्टैट्स डॉट मीडियन ऑफ दिस लिस्ट 46.5। अब मैं एक कंक्लूजन दे रहा हूं। वो कंक्लूजन ये है, इस लिस्ट में जिसका टोटल साइज 50 है, आधा कर लो, 25। 25 वैल्यू ऐसी हैं, अराउंड 24 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती हैं। अराउंड 25 वैल्यूज ऐसी हैं जो मीडियन से बड़ी हैं, और अराउंड 25 वैल्यूज ऐसी हैं जो मीडियन से छोटी हैं। चलो, अब मैनुअली गिनती करेंगे, इतना बड़ा डेटा भी नहीं है कि गिनना पाए। तो पहले हम गिनते हैं वो वैल्यूज जो मीडियन से बड़ी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मोटा मोटा वही। तो अब, हाँ, एक और ये बीच में ये स्किप हो गया, तो ये तो एकदम एग्जैक्ट ही निकल गई। तो एक अराउंड है ना, एक दो ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब आप बाकी वैल्यू जो रह गई वो इससे छोटी होंगी हमारी। तो आप अपने हाफ ऑफ डेटा के बारे में कंफर्म हो जाते हो कि मेरा आधा डेटा तो इससे ज्यादा है ही है, आधा डेटा इस वैल्यू से छोटा है ही है हमारी। ठीक है, चलो। अब जरा इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताना। भारत में पर कैपिटा इनकम हमारा 10,000 मीडियन है, मंथली। क्या मतलब है इसका? 10,000 मीडियन मंथली है, क्या मतलब निकला उसका? मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 150 करोड़ की आबादी मान लेते हैं। 150 करोड़ का आधा कर दो, कितना हो गया? 75 लाख। तो लगभग 75 लैक्स जो लोग हैं, वो 10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। और लगभग इतने लोग ऐसे हैं जो 10,000 से कम कमा रहे होंगे। सोचो, अगर मैं कहूं
कि जितने लोग भारत में हैं, 150 करोड़ लोग, उनका एवरेज इनकम 10 हजार है। मंथली एवरेज इनकम 10 हजार है। तो इसमें अंबानी भी है, इसमें और बहुत सारे हैं जिनकी इनकम मंथली बहुत है, और ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 हजार एवरेज इनकम आप जो बता रहे हो, एक अच्छा पिक्चर नहीं माना जाएगा उस सिनेरियो में, है ना। तो इस तरह से मीडियन आपको थोड़ा सा बेटर आंसर दे सकता है, एग्जैक्ट अभी भी नहीं दे रहा है ये, थोड़ा सा बेटर आंसर ये आपको दे सकता है, मीडियन वाला। ठीक है। तो अब मीडियन का, हाँ सर, हाँ हाँ, कर लो। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो हमारा मीडियन है, मान लीजिए हमारी लिस्ट में जो एलिमेंट आ रहे थे उस समय, ये एलिमेंट, एक एलिमेंट मान लो इसमें और डाल देते हैं, तो अब इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। तीन इधर छोड़ेंगे, तीन इधर छोड़ेंगे, बीच के जो एलिमेंट आए, क्या बोलेंगे इसको, इसको यहां बोलेंगे एवरेज। इन दोनों का एवरेज अगर हम ले लेते हैं तो वो एवरेज क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। तो 8 लगभग आएगा हमारा यहाँ पर। अब अगर मैं इसी चीज को कोड से पूछूंगा, ये आ गया। चलो, तो मीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। एवरेज वैल्यू मिडिल होगी जरूरी नहीं है ना। एवरेज हमारा मिडिल से आगे भी आ सकता है, एवरेज हमारा मिडिल से पहले भी आ सकता है, बट जो मीडियन है वो एग्जैक्ट आपका मिडिल वैल्यू लाकर हमारे लिए देता है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जिसको शायद मैंने बोला तो नहीं था, लेकिन समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है इसमें। इट इज लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स। आउटलायर मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बहुत ज्यादा बड़ी थी, जैसे मैंने 11 का 91 कर दिया, अब 91 एक आउटलायर कहलाएगा, है ना। अभी आउटलायर को डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आउटलायर का मीनिंग समझ में आ रहा है कि ऐसा डेटा पॉइंट जो एकदम से अलग था, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा था। मीडियन में शायद ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आउटलायर अगर होगा तो भी हमारा रिजल्ट लगभग वही आएगा जो उसके बिना हमारा आ रहा था। तो इट इज लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स। तो अब 50% वैल्यूज आर अबव मीडियन एंड 50% वैल्यूज आर बिलो मीडियन, और ब्रैकेट में लिखा मैंने अप्रॉक्स। तो एग्जैक्ट 50 पकड़ के नहीं चलना है, 49 51 मतलब ऐसा हो सकता है परसेंटेज में। ठीक है, तो अराउंड वाला, यानी कि स्टैट्स के अंदर
99% चीजें जो होंगी वो अप्रोक्सीमेशन पे चल रही होंगी, है ना। एग्जैक्ट आप पिन पॉइंट पे काम नहीं करते हैं स्टैट्स के अंदर। एक अराउंड है कि हाँ भाई लगभग ये चीज हमारी नजर यहाँ पर आ रही है हमारी, ठीक है। तो 50% वैल्यूज आर अबव मीडियन। अब बोलो सर इक्वल, तो इक्वल किसी में लगा लो, इसमें लगा लो चाहे उसमें लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो वैल्यू का डिफरेंस होगा। नहीं, इवन ऑड पे तो निकाला कैसे गया वो इफेक्ट आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इवन है तो मीडियन निकालने का तरीका अलग हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑड है तो निकालने का तरीका चलो इसको भी लिख देते हैं। बात नहीं करो। पहला स्टेप हो गया सॉर्ट द एलिमेंट्स, सेकंड स्टेप हो गया काउंट टोटल एलिमेंट्स, थर्ड स्टेप है इफ काउंट इज ऑड सिंपली टेक मिड वैल्यू, इफ काउंट इज इवन टेक मीन ऑफ टू मिड वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ ये पूछना, शायद मैंने बता दिया पहले ही, कि मीन जब शब्द लिखा जाए ये ना बताया जाए तीनों में से कौन सा वाला, तो अर्थमेटिक ही माना जाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक को अगर कभी रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके वर्ड लिखे जाते हैं तभी वो माना जाता है, अदरवाइज अर्थमेटिक माना जाएगा। अब अभी तक जो हमने मीन और मीडियन वाले दो कॉन्सेप्ट देखे हैं, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे न्यूमेरिक डेटा पे काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सबके फार्मूले देखे, इन सबके फार्मूलों में हमारा प्लस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ली जा रही है मीन में। मीडियन में हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो जनरली न्यूमेरिक डेटा के साथ ये दोनों ऑपरेशन हमारे चलेंगे। लेकिन अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा मोड, मोड कह रहा है कि न्यूमेरिक डेटा हो चाहे डेटा हो, दोनों पे काम किया जा सकता है। कैटेगरी मतलब कोई कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो मोड का यूज कहाँ होता है, मोड का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो कहां पर आपने यूज करा होगा? आप खुद एक एग्जाम्पल लो। कैसे? आपको कोई एडमिशन लेना था, किस कोर्स में लेना है ये नहीं पता, तो आपने बहुत सारे लोगों से पूछा, सीनियर से पूछा, रिलेटिव से पूछा, टीचर से पूछा, फिर आपने देखा किसने क्या ज्यादा बोला और फिर आपने एडमिशन ले लिया। तो आपने क्या लगाया जाने अनजाने में? मोड ही तो लगाया यहाँ पर। फिर दूसरा आपने फिर से अपने लिए मोड यूज करा। अब कहाँ से करना है ये डिसाइड हो गया कि चलो पाइथन पढ़ना है या डेटा साइंस पढ़ना है। अब बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर, अब कहाँ से पढ़ना है? फिर से आपने अपना शुरू कर दिया सर्वे, और फिर आपने देखा कि किसकी वोट ज्यादा आ रही है, उसके हिसाब से फिर डिसीजन ले लिया आपने। तो ज्यादातर मामलों में अगर हम देखें तो सर ऐसे इलेक्शन भी यही कि हमने कहा यही कह लो भाई, इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी, मोदी तो है और क्या है। केवीसी ऑडियंस पोल, मोदी तो है और क्या है। तो मोड के तो रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से मोड का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ वैल्यूज बार बार आ रही हैं, कुछ वैल्यूज बार बार आ रही हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कौन सी वैल्यू ज्यादा बार आई है, वही वैल्यू क्या कहलाएगी, उस ग्रुप का मोड कहलाएगी, ठीक है। चलो, अब जैसे
एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सेकंड डिवीजन आई, और बहुत से ऐसे हैं जो फेल भी हुए और थर्ड डिवीजन भी आई। तो अब मुझसे पूछा गया क्लास में ये जो डिवीजन्स हैं इनका मोड क्या है, तो मैंने बोला सेकंड। बताओ इसका क्या मतलब निकला? ज्यादातर स्टूडेंट की सेकंड डिवीजन आई है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हम स्टैट्स के इन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो किसी भी बात को समझाना शॉर्ट में आसान हो जाता है, पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो पूरी स्टैट्स का मतलब ही यही है कि आप क्या कर रहे हो, चीजों को समराइज कर रहे हो। जब पूरा डेटा आपके पास है और आप उस पूरे डेटा से नहीं समझ पा रहे हैं क्या कंक्लूजन है, तभी तो सारे टॉपिक लाए गए हैं हमारे। ठीक है, चलो तो अब मोड क्या है समझ में आ गया, मोड हमारा कैसे काम करता है। अब चलो इसको पहले कोड में करते हैं, फिर लिखेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर वही आंसर ले लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट सेकंड डिवीजन से पास हुए, कुछ फर्स्ट से पास हुए, कुछ फेल हो गए। तो जीरो का मतलब फेल मान लेते हैं। अब अगर मैं मैन्युअली काउंट करूं तो वो जिनकी सेकंड डिवीजन आई है, एक दो तीन चार पाँच छः, छह लोगों की सेकंड डिवीजन आई है। एक दो तीन चार पाँच, पांच लोगों की फर्स्ट डिवीजन आई है। और फेल वाले कितने हैं? एक दो तीन। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो यहाँ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सेकंड की, तो यही क्या कहलाएगा? इसका, इस ग्रुप का मोड कहलाएगा कि ये इस ग्रुप का मोड है। तो अब अगर इस काम को स्टैट्स के फंक्शन से करा जाए तो इसका नाम होता है मोड। चलो अब बताना जरा, मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, तो कोई क्वेश्चन बना आपका या नहीं बना? हाँ, टाई हो जाए तो क्या होगा? मोड निकालते समय अगर टाई हो जाए तो कैसे करना है? ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने वो सिनेरियो क्रिएट करा कि जो टू है ये सिक्स टाइम्स है, वन को भी मैंने सिक्स टाइम्स कर दिया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब जीरो तो हमारा मोड नहीं है, तो अब ये बताओ इसमें कौन मोड बनेगा? तो यहां से दो डिसीजन ले सकते हो। पहला डिसीजन है कि आप दोनों को मोड मान लो, कि दोनों ही हमारा मोड माने जाएंगे। दूसरा है नहीं, हमें मोड किसी एक को ही बनाना है। तो जब किसी एक को बनाना होगा तो जो डिसीजन है वो अजीब सा लिया गया है। डिसीजन लिया गया है कि जिन जिन के बीच में टाई हुआ है उनमें से लिस्ट में पहले एंट्री किसकी हुई है, तो वही मोड बन जाएगा। ठीक है, तो इस समय इसका आंसर टू ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर वन कर दूं और यहां पर टू कर दूं, तो अब टू और वन में टाई है लेकिन पहले एंट्री वन की हो गई है, इसलिए इसका मोड अभी आ जाएगा। तो ये अच्छा डिसीजन शायद नहीं है, तो बाई चांस वाली बात है, पहले कौन आ गया कौन नहीं आ गया। ठीक है, तो उसके लिए हमसे कहा गया कि भाई आप ना जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में टाई हो रहा है उन सबको मोड डिक्लेयर कर दो। तो उसके लिए फंक्शन का नाम है मल्टी मोड। मल्टी मोड फंक्शन क्या करेगा? जितने भी टाई वाले हैं सबको मोड मानकर रिजल्ट में आपको दे देगा। तो ये वाला शायद ज्यादा बार रिक्वायरमेंट हमारी फिट हो जाए, मल्टी मोड वाला। अब इसमें हर वैल्यू को काउंट ही तो करना है मुझे, इसमें प्लस माइनस डिवाइड कुछ हो तो रहा नहीं है। तो अगर मैं इसमें कुछ एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के रख दूं, मान लो यहां पर ए रख दिया, बी रख दिया, फिर ए रख दिया, भले ही वो मोड नहीं बनेगा लेकिन एरर तो नहीं आएगी ना। लेकिन मीन और मीडियन में क्या आप ऐसा कर लोगे? नहीं, वहां पर आपकी वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए, तभी मीन मीडियन निकलेंगे वरना नहीं निकलेंगे।
हाँ, मल्टी मोड हमेशा, आप चाहे प्रिंट कराओ ना कराओ, इंटरनली हर वैल्यू का काउंट करेगा, और जिसका काउंट ज्यादा आया है वो सारी वैल्यूज जिनका ज्यादा आया है वो लाकर आपको दे देगा, हाईएस्ट काउंट वाला। ठीक है, चाहे हम प्रिंट करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो डेटा आपको थोड़ा सा अलग बन गया होगा। मैं यहाँ पे चेंज करा था ना मैंने। देखो एक बार, और कुछ जीरो वन लिखने में निगाह इधर उधर हो गई हो। चलो देख लो, है ना, ऐसा होगा नहीं। रैंडमनेस कुछ होती तो देर में भी चांस क्या ऐसा होता। तो पॉपुलैरिटी पता करने के लिए मोड का यूज किया जाता है ना। अगर कोई सिंगल वर्ड पूछे मोड का यूज कहाँ है इन जनरल, बिना किसी एग्जाम्पल के, तो आप बोलोगे पॉपुलैरिटी पता करने के लिए मोड का यूज कर सकते हैं, कौन सी चीज ज्यादा पॉपुलर है। तो जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं वो पॉपुलर हो गया। ज्यादा लोग मतलब काउंटिंग वाली बात हो गई। अब एग्जाम्पल आप केबीसी दे सकते हैं। ऑडियंस पोल जब होता है तो उसमें हमारे पास चार वैल्यू हैं, A B C D। कितने लोगों ने ए कहा, कितने लोगों ने बी कहा, तो वो जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो मोड का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्शन। तो इलेक्शन में जब कोई पार्टी हमारी आती है, P1 P2 P3 P4, अब P1 पार्टी को कितने वोट मिले, P2 को कितने वोट मिले, सबकी काउंटिंग कर लो, जिसको ज्यादा वोट मिले वो हमारा पार्टी जीत गई, पॉपुलैरिटी, है ना। तो इस तरह के सिनेरियो में मोड का यूज ज्यादा किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का क्या मीनिंग होता है? डिस्पर्सन का जनरली साइंस होता है हमारा कि कितना दूर है यहाँ से कोई चीज, कितनी स्प्रेड है किसका, है ना। तो काइंड ऑफ स्प्रेड डिस्पर्सन हमारा कहलाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। इसका रोल क्या है? मान लीजिए आपसे कहा जाए कि
एक कंपनी है C1, एक कंपनी है C2। C1 कंपनी का जो रिटर्न देती है C1 कंपनी, इस पर अगर आप पैसे लगाओ तो 12% है। दूसरी कंपनी का भी रिटर्न, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 12%, 12% है। अब आपको किसी एक कंपनी में पैसा लगाना है, किस पे लगाना पसंद करोगे? ब्रांड, इरेस्पेक्ट ऑफ ब्रांड। आपको ब्रांड नहीं पता करना, आपको न्यूमेरिक वैल्यू, आंकड़ों से जाना है। आपको नहीं पता कौन रिलायंस, आपको नहीं पता कौन टाटा है, आपको नहीं पता कौन क्या है, बस दो कंपनी है, दोनों का ROI 12% है। तो ये भी देख लेते हैं, 5 साल का है, पिछले 5 साल का है एवरेज, ये भी मान लेते हैं। वो भी दोनों का सेम है। पिछले 5 साल में C1 कंपनी ने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इन्वेस्टमेंट पे, और इसने भी ROI अपना 12% दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करोगे? आधे आधे दोनों में लगा दें? तो एक डिसीजन तो यही है कि आप आधे आधे दोनों में लगा दो, ठीक है। दूसरा है कि अगर हम स्टैट्स थोड़ा बहुत जानते हैं तो डिसीजन शायद बेटर ले पाए, है ना? कैसे हम इसमें जानेंगे? तो मैंने क्या करा, कंपनी C1 से ये पूछा कि कितने कस्टमर्स हैं आपके, सबका अलग अलग ROI बताओ, हमें एक सिंगल वैल्यू मत बताओ इस बार। मान लेते हैं C1 के 3 कस्टमर हैं, समझाने में आसान होगा मुझे। 3 कस्टमर हैं। पहले कस्टमर का जो हमारा 11% है, दूसरे वाले का 12% है, तीसरे वाले का 13% है। तो ऐसे करके एवरेज 12 बता रही है, सही बता रही है, झूठ नहीं बोल रही है, ठीक है। अब दूसरी कंपनी का, एक का मान लो 2% है, एक का मान लो 3% है, और लगभग कितना हो गया हमारा, एक का मान लो 30% है, 31% मान लो। 2%, 3% और 31%, एवरेज निकालो। 12 इसका, 12 इसका। अब कहाँ लगाओगे पैसा? समझ में आ रहा है? ये तो जो कस्टमर है इसका नसीब होगा, बड़ा अच्छे कर्म कर रखे होंगे इसने, 31% मिल रहा है इसके लिए। बाकी 3% ही मिल रहा है ज्यादातर लोगों को। अब ये बात आप कंपनी से कैसे पूछोगे? कंपनी बोलेगी मैं अपना डेटा क्यों शेयर करूं, इतना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन में शेयर नहीं कर सकती है ऐसे। तो उससे हम स्टैट्स की भाषा में कैसे बात करें कि ये पता चल जाए हमारे लिए? हम उसे एक एक कस्टमर का डेटा देखेंगे भी नहीं और पता भी चल जाएगा कि चल क्या रहा है अंदर। तो यहां पर इस टॉपिक का यूज होता है, डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन रेट अगर बड़ा है तो सेकंड वाली सिचुएशन की तरफ इशारा हो रहा है। डिस्पर्सन रेट अगर कम है तो हमारा फर्स्ट वाली सिचुएशन की तरफ इशारा हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सिनेरियो होते हैं जहां पर एवरेज ट्रू पिक्चर नहीं है। एक ये वाला हो गया ROI वाला, ठीक है। पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जिनका जो ROI है 2-3% ही होता है। कुछ ही लोग होते हैं वारन बफे जैसे जिनका इतना चल रहा है, और एवरेज निकल कर आ गया, बढ़िया पिक्चर हमें लगती है, बढ़िया है, हम ही लगा देते हैं पैसा मार्केट के अंदर, है ना? बहरहाल, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। तो इसको निकालने के लिए कई सारे पैरामीटर्स हैं, बट जो हमारे 2-3 पैरामीटर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मैं उनको पहले निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा जो पैरामीटर इसके अंदर आता है उसका नाम तो ये करता क्या है हमारा, इट शोज स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड मीन। मीन के आसपास डेटा का फैलाव कितना है वो दिखाता है।
कैसे निकालते हैं? देख सकते हैं, मीडियन से 50% पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा और क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मतलब एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। एवरेज से तो बेटर होएगा, लेकिन एग्जैक्ट फिर भी पता नहीं चलेगा। तो पहला है वेरिएंस, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और भी हैं भी लिखेंगे, बट पहले इनको समझ लेते हैं। सुने सुने से लगे होंगे कुछ। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? तो एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। मान लो लिस्ट में किसी स्टूडेंट के, माना S1 स्टूडेंट है, उसके एक सब्जेक्ट में 40 नंबर आए, एक में 60 आए, एक में 80 आए। दूसरा स्टूडेंट है, इसके एक में 59 है, एक में 60 है, और एक में 61 है। मान लो मेरे पास ये दो तरह की लिस्ट है, S1 और S2। ठीक है, दोनों का एवरेज 60 है। अब मुझे ये पता करना है कौन सा स्टूडेंट मेरे लिए सही रहेगा। आंखों से देख पता चल रहा है S2 वाला हर फील्ड में बढ़िया है। अगर मैं S1 वाले स्टूडेंट को हायर करके ले गया और मेरा काम उसी फील्ड में है जिस फील्ड में इसके 80 नंबर आए हैं, तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए। और अगर मेरा काम वो हो गया जिसमें इसके 40 नंबर आए हैं, तो मेरा काफी नुकसान कर सकता है। और अगली प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको एक नया काम दे दिया गया जो इन तीनों में से कोई नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे बिहेव करेगा। वैसे बिहेव करेगा जिसमें ये 40 वाला था, या वैसे बिहेव करेगा जो 80 वाला था। लेकिन अगर मैं इस स्टूडेंट को लेकर जाऊंगा, तो मुझे पता है कि मैं इसको किसी प्रोजेक्ट में डालूं, चाहे वो इस वाले का हो चाहे इस वाले से रिलेटेड हो, लगभग सब में एक जैसा ही काम करेगा। यही मानकर अगर मैं इसको एक नया काम कोई कराता हूं जिसको मैंने ना इस पे टेस्ट करा, ना इस पे ना इस पे, तो उम्मीद है कि एक नई चीज पे भी इसका परफॉर्मेंस वैसा ही होगा, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है उसमें एक जैसा ही है इसका। कंसिस्टेंसी वाला अगर हम देखें, तो शायद कंसिस्टेंसी वाला ये ज्यादा सही है। ठीक है। अब छोटा डेटा है, आंखों से देख के बता पा रहे हो। बड़े डेटा पर आंखें काम नहीं करेंगी। बड़े डेटा पर आपको स्टैट्स के जो फार्मूलेज हैं, स्टैट्स के जो फंडे हैं, वो लगाने पड़ेंगे। तो हमने कहा चलो वेरिएंस लगाएंगे। वेरिएंस कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फार्मूला होता है XI माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, सम डिवाइडेड बाई n। और एक दूसरा फार्मूला होता है XI माइनस एक्स मीन के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई n-1। तो वेरिएंस के दो फार्मूले होते हैं, पहले फार्मूले में डिवाइड बाई n, और दूसरे फार्मूले में डिवाइड बाई n-1 होता है। जब डिवाइड बाई n होता है, तो इस फार्मूले को बोलते हैं पॉपुलेशन फार्मूला। अब पॉपुलेशन के बारे में मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी। और जब n-1 करते हैं तो इसको बोलते हैं सैंपल फार्मूला। एक मोटा मोटा बता देता हूं आपके लिए। मान लो आपसे कहा जाए कि हमारे पास 150 करोड़ लोगों की जो भारत है उसमें सबकी इनकम गिवन है। अब मुझे जो सबकी इनकम गिवन है उसका वेरिएंस निकालना है। तो 150 करोड़ पूरी आबादी हो गई, तो आप ये फार्मूला लगाओ। अब हमने कहा 150 करोड़ लोगों के पास जा जाके पूछना बहुत मुश्किल है कि कितनी इनकम है आपकी। हमने क्या करा, 50 लाख का एक सैंपल ले लिया बस,
और जो हमारी टोटल आबादी है उसमें से 50 लाख से हमने बात करी, उनसे उनकी इनकम पूछी और लिस्ट में लिख ली। अब उसका वेरिएंस निकाला। तो वो जो आपकी लिस्ट है जिसमें 50 लाख लोगों की इनकम है, वो हमारा सैंपल कहलाएगी। वो टोटल डेटा आपकी नहीं है, टोटल डेटा से एक रैंडमली सैंपल बनाया है, उसका है। तो उसके लिए फिर n-1 वाला फार्मूला यूज करेंगे। ज्यादातर पॉपुलेशन और सैंपल वर्ड यूज होते हैं स्टैट्स का दूसरा पार्ट होता है इन्फरेंशियल स्टैट्स, उसके अंदर। तो अभी मैंने एक बस आउटर पिक्चर बता दी, पॉपुलेशन और सैंपल का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके दिमाग में पॉपुलेशन का मतलब आबादी ना आ जाए, है ना। पॉपुलेशन मतलब टोटल डेटा होता है। दूसरा एग्जांपल ये, मान लो ड्यूकेट के अंदर 1,000 स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं। अब कोई कंपनी आती है आईक्यू टेस्ट करने के लिए, सारे स्टूडेंट का चेक करना है। अब सारे स्टूडेंट का टेस्ट कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रैंडमली 20 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, दो यहाँ से, दो दूसरे क्लास से, दो दूसरे क्लास से, एंड सो ऑन। उन सबका आईक्यू टेस्ट कर लिया। अब उन्होंने जो आईक्यू टेस्ट करा, मान लो उसी को हम क्या बोलेंगे कि भाई जो 20 का सैंपल था वो एक सैंपल हो गया, और टोटल जो 1,000 बच्चे यहाँ पर हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे पॉपुलेशन। अब ये मत करना कि भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़, 150 करोड़ ही लो, नहीं। हमारा कॉन्टेक्स्ट ये रहा। इस कॉन्टेक्स्ट की पॉपुलेशन क्या मानी हमने, 1,000, उसमें से 20 का सैंपल हमने लिया है। तो पॉपुलेशन मतलब होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में टोटल एलिमेंट्स जो अवेलेबल हैं, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में टोटल एलिमेंट्स जो अवेलेबल है वो पॉपुलेशन हो गए। उसमें से आपने एक छोटा सबसेट निकाला, उसको सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो सैंपल के लिए वेरिएंस डिवाइड बाई n-1 होता है। चलो अब करके देखेंगे फटाफट से। सैंपल के, सैंपल के, ठीक है। तो अब निकालते हैं। तो मान लो इसका मीन तो पता ही है, 60 आ रहा है। तो कैसे करेंगे, 40 - 60 का स्क्वायर प्लस 60 - 60 का स्क्वायर प्लस 80 - 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। दूसरे केस में डिवाइडेड बाई 2। अब 40 - 60 कितना हो गया, स्क्वायर क्यों करा, समझ में आ गया होगा। तो स्टैट्स में कई बार आप देखोगे जहां चीजों का डिफरेंस लिया जा रहा है उसका स्क्वायर भी करा जा रहा है, ताकि माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो अब 20 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस ये 0 हो गया, प्लस ये 400 हो गया। कितना हो गया हमारा ये, 800। एक है 800 डिवाइड बाई 3, एक हो गया 800 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास स्टैट्स के अंदर एक है पी वेरिएंस नाम का फंक्शन। तो नाम से पहचान हो रही होगी, पी वेरिएंस क्या साउंड कर रहा है, पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालना। और एक है सिंपल वेरिएंस जिसमें पी नहीं लगा हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, सैंपल का वेरिएंस आ गया। तो अब पॉपुलेशन वेरिएंस आपका हो गया डिवाइड बाई 3 वाला, और ये हो गया डिवाइड बाई 2 वाला। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे S2 के लिए। अब कोई सा भी एक पकड़ लो, दोनों का सेम कंक्लूजन है, क्योंकि दोनों को हमने n-1 रखा है या दोनों को n रखा है, तो लास्ट कंक्लूजन एक ही निकल कर आएगा। तो मैं आगे जितना भी पढ़ाऊंगा वो जनरली सैंपल वेरिएंस के साथ मानकर चलूंगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब इधर देखो, ये कितना आया हमारा यहाँ पर, 400। ये कितना आया हमारा यहाँ पर, 1। ठीक है, तो अब वेरिएंस किसका ज्यादा है, S1 का। इसका मतलब S1 में जो वैल्यूज हैं वो मीन से ज्यादा दूरी पर हैं। S1 में जो वैल्यूज हैं वो मीन से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, जबकि जो S2 है उसमें जो वैल्यूज हैं मीन के बहुत पास है हमारा, क्योंकि उसका वो कितना है, छोटा है बहुत। अब वेरिएंस कई बार क्या करता है, आपने जब वेरिएंस निकाला
तो आपने डिफरेंस निकाला और उसका स्क्वायर करा। स्क्वायर करने से माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन वैल्यू बड़ी नहीं हो गई बहुत आपकी स्क्वायर करने से? तो क्या कहा किसी ने, एक काम करो, वापस से छोटी कर दो वैल्यू। सर ऐसे कैसे कर दोगे छोटी? जिसका स्क्वायर लिया उसका स्क्वायर रूट ले लो, वापस वैल्यू जैसी थी वैसी फिर आ जाएगी। तो क्या करो, जो रिजल्ट आया उसका ले लो स्क्वायर रूट। तब ये कितना आ जाएगा हमारा? तो इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब अगर मैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ज्यादातर है, ठीक है, क्योंकि वेरिएंस एक बड़ी वैल्यू है, शायद थोड़ा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को ही आगे हम यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाई वैल्यूज मीन से ज्यादा दूरी पर हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लो तो वैल्यू मीन के पास है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो चीजें निकलकर हमारी आ जाती हैं। तो अब अगर मैं इसका निकाल लूं स्टैंडर्ड डेविएशन, S1 का स्टैंडर्ड डेविएशन और S2 का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वैसे तो सिंपल इसका रूट कर दो तब भी आ जाएगा, बट डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है उससे निकालो। तो पहले वाले का 20 आया, दूसरे वाले का 1 आया, जो दिख भी रहा है। चलो, कुछ होता है कि सैंपल से निकाल, दोनों की सैंपल से निकाली ना। दोनों की किसी एक या तो दोनों की पी से निकाल लो, पी स्टैंडर्ड डेविएशन पी, तो कंपेयर करेंगे, या दोनों के सैंपल से निकाल लो, किसी एक को कंसीडर करके चलो, कंक्लूजन दोनों से एक ही आएगा। अब सोचो, अगर मैं कहूं यहां पर एनीथिंग डिवाइडेड बाई एन वर्सेस एनीथिंग डिवाइडेड बाई एन, दूसरा केस एनीथिंग डिवाइडेड बाई एन माइनस वन वर्सेस एनीथिंग डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ध्यान से देखो, यहां से ये कैंसिल है, सारा डिफरेंस यहां पे आ रहा है, यहां से ये कैंसिल है, जो डिफरेंस अभी भी यहां से आ रहा है। इसलिए कोई एक फैक्टर ले लो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अब जरा ग्राफिकली बताना मुझे देखकर, या तो उठा लो फोन या साइलेंट कर लो। अब ये हमारे पास मीन है, और जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो इस तरह से हैं। दूसरी पिक्चर में ये हमारे पास मीन है और वैल्यूज हमारी इस तरह से हैं। किस वाले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन लो आएगा? ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। फर्स्ट वाले में जो वैल्यूज है मीन के क्लोज हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आएगा? हमारा कम आएगा। और दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हाई आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप दो कंपनियों पैसा लगा रहे हो, दोनों कंपनियां कह रही हैं 12% का आरओआई है, पहली कंपनी कह रही है कि हमारा, आप क्या पूछो उससे आरओआई के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और बता दो। पहली कंपनी बोली 2 का है, तो आप समझ गए 12+2 12-2, 10 से 14 के रेंज में इनके सारे कस्टमर का आरओआई चल रहा है।
दूसरी कंपनी बोली 8 का है, यानी कि 12+8 किसी का 20 भी आया होगा, 12-8 किसी का 4 भी आया होगा। तो दूसरी वाली कंपनी में पैसा लगाना बहुत रिस्की होगा। तो आप कहीं भी अगर इस तरह से सिर्फ मीन पे डिसीजन लोगे तो शायद बहुत अच्छा ना हो। मीन के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर पूछना चाहिए सामने वाले से किसी भी चीज का। उससे आपको पता चलता है कि जो मीन है वो बाकियों के साथ भी ऐसा ही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा या कोई एक बहुत छोटा हो गया इसकी वजह से मीन ऐसा आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से अब पॉइंट ये आता है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन 1 को छोटा माना जाए और 20 को बड़ा माना जाए? हमने कहा नहीं। ऐसे मामले होंगे जहां 20 बहुत छोटा है और ऐसे मामले होंगे जहां 1 बहुत बड़ा है। हमने कहा चलो एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं। मान लो एक, वापस उस एग्जाम्पल आते हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, 30,000 एवरेज सैलरी है। ठीक है, अब एवरेज सैलरी 30 है, मीटिंग की बात नहीं चल रही है। हमसे कहा गया स्टैंडर्ड डेविएशन 5,000 का है। अब बताओ, कुछ अंदाजा लगा सकते हो उस कंपनी में सैलरी लेने वाले एम्प्लॉयज क्या रहे होंगे? लगभग 25 से 35 के रेंज में ले रहे होंगे। ठीक है, लगभग कह सकते हो अभी। ठीक, अब ये 5,000 ज्यादा है या कम है? 5,000 स्टैंडर्ड एविएशन को ज्यादा मानोगे कम मानोगे? यहाँ 20 को आप ज्यादा मान रहे हो, तो वहां 5,000 को आपने कम माना या ज्यादा माना? कम माना। किसके कॉन्टेक्स्ट में? मीन के कॉन्टेक्स्ट में। मीन क्या था? 30,000। तो 30,000 के रेस्पेक्ट में 5,000 छोटा है। समझ में आ रही कहानी? तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी कभी एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती जिसको हम ये कहें कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या है मीन के आसपास का, वो हमारा बताता है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अब ये हाई माना जाएगा या लो माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया कि वैल्यूज हमारी मीन से काफी दूर गई हैं, और लो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वैल्यूज हमारी मीन के आसपास ही चल रही हैं। तो वेरिएंस, अच्छा, वेरिएंस।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, चाहे सैंपल का हो चाहे पॉपुलेशन का हो। लो वेरिएंस मींस वैल्यूज आर क्लोजर टू मीन, हाई वेरिएंस मींस वैल्यूज आर फार अवे फ्रॉम मीन। तो कहानी है मीन से, डेटा का फैलाव मीन के आसपास कितना है, ये हमें देखने को मिलता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ऐसे रियल लाइफ में कई सिचुएशंस हैं जहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, तब अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया, कहाँ पैसा लगाना है, वहां पर सिर्फ मीन देखकर पैसा लगाना सही नहीं होगा, साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखना चाहिए। तो एक कंपनी का जो आरओआई है, मान लो वो 7% है, 7%, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.1 है। तो इसका मतलब है लगभग 99% सेफ्टी आपके पैसे की, 7% आरओआई मिल ही रहा होगा आपको, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 अगर वहां कहा जा रहा है तो यहाँ पैसा लगाओगे तो स्लो आपका ग्रो होगा, लेकिन श्योर है होगा, रिस्क है ही नहीं। ठीक है, जहां पर आरओआई हाई है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाई है, बहुत रिस्क है वहां पर। ठीक है, इसी को आम आदमी एफडी के नाम से जानता है। बैंक में जाके एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट। एफडी का स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे तो 0.1 के आसपास आता है ना। सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। बहरहाल, अब अगला आता है हमारा यहाँ पर क्वांटाइल। क्वांटाइल्स क्या करता है, क्वांटाइल में क्यू यू का सेंस क्या लेकर आ रहा है, क्वार्टर जैसा, क्वार्टरली जैसे फीस जमा होती है कई जगह पर, है ना, क्वार्टरली रिपोर्ट बनकर आती है चीजों की। तो यहाँ पर हमारे डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करके समझाया जाता है कि डेटा में क्या डिस्पर्सन चल रहा है। 4 पार्ट में आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो 4 पार्ट क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन्हें देखते हैं। तो मीडियन शुरू करते हैं। मान लो ये आपका कोई लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट है। अब आपने क्या करा, पहले इसका मिड पॉइंट निकाला। तो मिड पॉइंट निकालोगे तो ये हो गया आपका मीडियन, और ये हो गया छोटा वाला पार्ट, ये हो गया इसका हायर वाला पार्ट। तो जो छोटा वाला पार्ट है, इसके लिए फिर से मीडियन निकालो, यानी कि फिर से निकाला मीडियन। और जो हायर वाला पार्ट है, इसके लिए फिर से निकाल लो मीडियन। तो अब ये जो आपका बना, इसको बोलते हैं Q1, फर्स्ट क्वांटाइल। और जो ये वाला पार्ट था, हायर वाला अपर वाला, इसको बोलते हैं थर्ड क्वांटाइल। और जो मीडियन है, इसको हम Q2 के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से Q1, Q2, Q3। अब देखो ये हमें समझा क्या रहा है, क्या डिस्पर्सन समझा रहा है, डेटा कितना क्या फैला है, क्या समझा रहा है। तो Q2 तो 50% समझा चुका था पहले ही आपको, कि भाई 50% मुझसे छोटा होगा, 50% मुझसे बड़ा होगा। Q1 क्या कह रहा है, Q1 कह रहा है इस 50% का जो छोटा है उसका 50%, लेकिन ओवरऑल डेटा का अगर आप निकालोगे तो ये 25%। दैट मीन्स 25% वैल्यूज मुझसे जो छोटी हैं वो इधर है, और बाकी 75% वैल्यू मुझसे बड़ी होंगी। Q3 क्या बताता है, 75%। तो 4 क्वार्टर हो गए, कौन कौन से, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, और 75 से 100। तो ये हमारे क्वांटाइल्स होते हैं, पहला क्वांटाइल, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब क्वांटाइल से हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाती है। अगर मुझे किसी डेटा का मीन बता दो, साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, साथ में क्वांटाइल बता दो, तो और ज्यादा क्लियर पिक्चर सामने हमारी आ जाती है। कैसे, एक छोटे से डेटा पर इसको करके देखेंगे और लाते हैं उसको। तो ये जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, ये वाली, इस लिस्ट को मैं दोबारा पिक्चर में ले आता हूं, है ना। अब आपके में क्या बनकर आएगी मुझे नहीं पता,
क्योंकि फिर से रैंडम ही सब कुछ बना होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस लिस्ट का क्वांटाइल्स निकालता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर स्टैट्स डॉट क्वांटाइल्स नाम का ही सीधा फंक्शन है, इसमें लिस्ट पास कर दी। ये मुझे तीन चीजें वापस करता है, Q1 Q2 Q3। Q1 फर्स्ट मीडियन कह सकते हो, Q2 आपका जो मेन मीडियन है वो आता है, Q3 आपका अपर मीडियन हो गया, लोअर मीडियन, मीडियन और हायर मीडियन, ऐसे भी लोग इसको कहते हैं। अब जरा इनको प्रिंट करा के देखते हैं, और क्या ये कहना चाह रहे हैं। ये हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देके जाएंगे अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेट होके समझें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इन सब में। तो अब चलो समझते हैं। पहले हम बात करते हैं Q1 की। Q1 की वैल्यू अराउंड 25 मान लो, मोटा मोटा राउंड करके 25 मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि आपके पूरे डेटा का 25%। तो पहले हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 50। 50 का 25% लगभग कितनी वैल्यू हो गई हमारी, 50 का 25 पर गलत निकाल दिया मैंने, लग सही है, इतनी आएंगी, ठीक है, 12.5 करीब आएंगी, ठीक है। तो ये कह रहा है लगभग 12। अब 12.5 वैल्यू कैसे हो सकती है, या तो 12 होंगी या 13 होंगी। तो ये कह रहा है कि 12 वैल्यूज अप्रोक्स, ऊपर लिख देता हूं मैं क्योंकि हम गिनेंगे, अप्रोक्स 12 वैल्यू ऐसी हैं जो लेस देन 25 है। एंड बाकी कितनी बची, अराउंड 38। 50 में बाकी पूरी करने में 38 बची। 38 वैल्यू ऐसी हैं जो अप्रोक्स बढ़ी है किससे, 25 से। क्यों, क्योंकि ये है हमारा Q1। Q1 क्या बताता है, Q1 बताता है 25% डेटा इस वैल्यू से छोटा है और 75% डेटा इस वैल्यू से बड़ा है। तो मैं गिनकर दिखाता हूं कि 25 से छोटी वैल्यू कितनी है, लगभग 12 13 के आसपास आएंगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो 25 से छोटे वाली वैल्यूज काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। बाकी बच गई तो बड़ी होंगी 25 से, ठीक है। अब Q2 मेरा कितना आया, 45। तो Q2 मेरा ये आ गया, तो ये तो हमने पहले ही गिन लिया था। लगभग 50 का आता 25। 25 वैल्यू ऐसी हैं जो 45 से कम, और 25 वैल्यू ऐसी होंगी जो लगभग 45 से ज्यादा होंगी। अब ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट निकालते हैं जरा। Q3 क्या बता रहा है, Q3 बता रहा है लगभग 80। तो अब ये कह रहा है लगभग 12 वैल्यू ऐसी हैं जो बड़ी हैं किससे, 80 से। भाई Q3 यहाँ पे है ना, तो Q3 से बड़ा 25% है, Q3 से छोटा 75% है। तो Q3 कितना है, लगभग 80। तो 80 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 25%। तो जरा गिनना, 25% का मतलब हो गया हमारा, फिर से 12 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7। ये लो, सोचो जो छोटा डेटा है, ये डेटा जब लाखों में होगा ना, तो फटाक से रिपोर्ट आ रही है हमारे पास कि कितनी वैल्यूज किस रेंज में लाई कर रही होंगी, ठीक है। अब मीन हमारा बहुत पीछे रह गया, मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीन के साथ क्वांटाइल आ गए। डेटा को और बेटर मैनर में समझ पा रहे हैं कि डेटा कैसे हमारा स्प्रेड आउट हो रहा है, तो ओवर द ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी हमारी यहाँ पर हो जाती है, ठीक। अब क्वांटाइल्स,
वो तीन चार पार्ट बना देना ना। Q3 से लास्ट तक एक बन गया, और जीरो से Q1 तक एक बन गया। तो इस तरह से टोटल चार पार्ट उसके बनकर तैयार हो गए। अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर। तो लगभग 24 25 26 तीनों में से कोई भी आ सकता है। अप्रोक्सीमेशन है ना। एग्जैक्ट का ऐसे काउंट नहीं बता पाते हैं। हर डेटा का जो भी है, आपने रैंडम जो चला है उसके हिसाब से आया होगा। पूछिए। नहीं नहीं, क्लाइंट हमें दोनों को डेटा देकर जाएगा ना। हमारा डेटा मैंने रैंडम जनरेट करा है, आपने अपना रैंडम जनरेट करा है। तो इस डेटा का क्लाइंट से मतलब ही नहीं, तो प्रैक्टिस के लिए हमने रैंडम जनरेट कर लिया है। आ ही नहीं सकता ना। एक ही डेटा है मान लो। अब एक ही डेटा पर आप भी कोई स्टैट्स के कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, और मैं भी स्टैट्स का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा। उसके पीछे का मैथमेटिकल फार्मूला तो एक ही है। अलग अलग आ ही नहीं सकता। अलग अलग आ रहा है तो कोई गलती कर रहा है एक। अगर डेटा सेम है तो ये जो फार्मूलेज हैं Q1 Q2 Q3, मीन मीडियन, ये सब एक ही आएंगे सेम डेटा पर, चाहे कोई निकाले। अब आप समझो ना इस बात के लिए। अगर मैंने लिखा 10 20 30, तो इस बात में आपको कहाँ डाउट है कि अगर मैं 10 लोगों से कहूँ इसका एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज 20 नहीं आएगा। और अगर किसी का 20 नहीं आ रहा है तो वो गलती कर ही रहा है ना। जहां पर चीजें फार्मूला बेस्ड हैं, वहां पर सेम डेटा पर सबके रिजल्ट एक जैसे आएंगे, क्योंकि फार्मूला एक ही है हमारा। चलो लास्ट पॉइंट देखो। लेकिन उनका डेटा अलग है इसलिए। उनका क्वेश्चन ये था कि क्या सही क्यों नहीं है। मान लो किसी भी डेटा का आपका Q3 80 आया, तो इसमें क्या गलत है, आ सकता है। 81 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलो अगला पॉइंट देखो, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली यूज होता है आउटलायर निकालने के लिए, बट उसको निकाला इसी से जाता है, इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर। इट इज जनरली यूज्ड
टू डिटेक्ट आउटलायर्स। तो यहाँ पर आई क्यू आर निकालने का फार्मूला होता है हमारा Q3 - Q1। तो अगर आप आई क्यू आर निकालना चाहते हैं तो आपका Q3 - Q1 ये फार्मूला होता है आई क्यू आर निकालने का। इंडिविजुअली ये हमें बताता है मिडिल 50% वैल्यू किस रेंज में है। ठीक है। इट शोज रेंज ऑफ मिडिल 50% वैल्यूज। अब क्या मतलब है इसका, कोड से लिखकर एक बार समझते हैं। तो अब अगर मैं इसका आई क्यू आर निकालूं तो आई क्यू आर हमारा आ गया Q3 - Q1। आउटलायर्स तो तभी समझ में आएगा जब मैं निकाल कर दिखाऊंगा भी आपको, है ना। अभी बस एक बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। आई क्यू आर हमारा आउटलायर निकालने के लिए यूज होता है और जिसका फार्मूला Q3 - Q1 है। अब एग्जैक्ट आउटलायर कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आगे लिख दे रहा हूँ। इफ एनी वैल्यू लेस देन Q1 - 1.5 टाइम्स ऑफ आई क्यू आर, लो आउटलायर्स। इफ एनी वैल्यू ग्रेटर देन Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ आई क्यू आर, हाई आउटलायर। चलो अब लगे हाथ इसको निपटा देते हैं क्योंकि अभी समझ रहे हैं तो समझ में जल्दी आ जाएगा। तो अब जैसे मान लो मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है। अब मैं इस लिस्ट में इंटेंशनली कुछ चेंजेस करता हूं आउटलायर समझाने के लिए, आउटलायर की दुनिया क्या है। मुझे पता है इस लिस्ट में सारी वैल्यू लगभग 1 से लेकर और 100 की रेंज में है क्योंकि मैंने बनाई इस तरह से है। अब मैंने क्या करा, जानबूझकर इसमें 10वें इंडेक्स पर एक वैल्यू डाल दी। मान लो ये कर दी मैंने 160। और 20वें इंडेक्स पर एक वैल्यू डाल दी, मान लो ये कर दी मैंने -30। अब अगर आपको मैं लिस्ट दिखाऊं तो आंखों से देख पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या यहां पर है। सब ठीक ठाक लग रहा है आपको। अब मुझे पता करना है क्या इसमें कोई आउटलायर तो नहीं है। आउटलायर का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेटा पॉइंट जो हमारे ओवरऑल जो ग्रुप है उसके भी एवरेज पैटर्न से अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर ये रोड चल रहा है हमारा, बीच में डिवाइडर है, इधर से लोग इधर जा रहे हैं, इधर से लोग इधर जा रहे हैं। अब एक कार लेके इधर आ रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा आउटलायर हो गया।
सबका पैटर्न इधर साइड पे इधर चल रहे हैं, इस साइड पे इधर चल रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो ये आउटलायर हो गया। वैक्सीन बनाई जा रही है, थोड़ा और रियलिस्टिक एग्जांपल। वैक्सीन बनाई जा रही है बच्चों की, हमने सैंपल लिए, तो सैंपल जो लिए वो हमारे, मान लो आपको 2 से 12 ईयर एज ग्रुप के होने चाहिए। अब उसमें एक सैंपल आ गया मान लो 60 ईयर का, तो वैक्सीन का ट्रायल बेकार हो जाएगा फिर हमारा, वो आउटलायर हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको आउटलायर कहते हैं। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि वैक्सीन वाले एग्जाम्पल में तो आपको पता है कि 2 से 12 रेंज है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती जब मुझे यही नहीं पता कि मेरी वैलिड रेंज क्या होगी डेटा की, कि किस वैल्यू से छोटा होने पर मैं आउटलायर कहूं या किससे बड़ा होने पर आउटलायर कहूं। ये तो वैल्यू हमारा डायनेमिकली जो हमारी हैं उनसे पता चलेगा। अब यहां पर मैंने 2 आउटलायर डाले हैं भूल के डालकर। अब हम आई क्यू आर फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला कहता है, इफ लूप चलाओ एक एक वैल्यू पर, फॉर आई इन एल आई, इफ ith वैल्यू इज बिलो Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ आई क्यू आर, अगर कोई वैल्यू इससे छोटी है तो उसको आउटलायर डिक्लेयर कर दो, और ऐसे आउटलायर को लो आउटलायर कहेंगे। इफ ith वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट इज ग्रेटर देन Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ आई क्यू आर, प्रिंट कर दो ith वैल्यू इज हाई आउटलायर। देखते हैं कि हमारा ये कोड पकड़ पाया कि नहीं। कोई से नहीं पकड़ रहे हैं हमने, चलो देखते हैं एक बार दोबारा से। Q1 कितना आया था हमारा 24। एक बार मैनुअली कर देखते हैं, 24 माइनस, रुको, नहीं, 24 माइनस, ये लगा के देखते हैं ना कितना आया, पता चल जाएगा कि हमने जो रखा था वो आउटलायर की रेंज में था या नहीं था। -57, तो कोई वैल्यू जो -57 से छोटी होगी वो लो आउटलायर बनेगी। और अगला था हमारा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस, थोड़ा सा बॉर्डर पर रह गया, 161 से अब कोई वैल्यू होती तो बनती वो। ठीक है, तो इसमें अगर 165 कर दूं और इसको मान लो -60 कर दूं, तो ये दो आपके आउटलायर कहलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी भी जो मेरा यहाँ पे पहले मैंने चेंज किया था अकॉर्डिंग टू ओवरऑल पैटर्न ऑफ डेटा, वो आउटलायर नहीं थे, क्योंकि मेरे आउटलायर की जो बाउंड्री निकली वो ये निकली, माइनस के लिए इससे छोटी वैल्यू और प्लस के लिए इससे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे आई क्यू आर का रूल होता है कि अगर आपका आई क्यू आर हमारा यूज किया जा रहा है तो आउटलायर डिटेक्ट करने में आपको हेल्प हमारी हो सकती है। मशीन लर्निंग में दो चार बैठे होंगे यहाँ पर जरूर जो पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग में हमारा इसका बहुत यूज होता है आउटलायर डिटेक्ट करना। अगर आप अच्छा मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपके डेटा में आउटलायर नहीं रहना चाहिए। तो आउटलायर निकालने के तरीके और भी हैं, लाइक बैक्स बॉक्स प्लॉट होता है, जेड स्कोर भी होता है, तो हम इन तरीकों से भी निकाल सकते हैं। चलो फिलहाल आज के लिए इतना, मंडे मिलेंगे, मंडे को आगे कार्रवाई करेंगे। अगर कोई क्लास में ऐसा है जो स्टैट से मेरे बैच में आया है, पहले मेरे बैच में नहीं था, तो उनके लिए बता देते हैं, जो क्लास की रिकॉर्डिंग है, जो क्लास के नोट्स हैं, वो आपको डाउनलोड करने होते हैं, परमानेंट क्लासरूम ग्रुप में नहीं होंगे, 2-4 दिन बाद वो डिलीट हो जाते हैं और हमारे पास उसका बैकअप नहीं होता है। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए फ्यूचर में तो अपना घर जाकर डाउनलोड जरूर कर लें ध्यान से, हमारे पास उसका कोई बैकअप नहीं है।